डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी। कृतिका का दूसरा पाठ है मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग लेखिका है। अब तक उन्होंने इस पाठ में अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी मम्मी और अपनी कुछ बहनों के बारे में बताया और स्वयं के बारे में भी। उनकी जो सबसे छोटी बहन है उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, वो इससे आगे यानी यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिएगा, हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पढ़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। अर्थात उसने भी अपनी लीक छोड़ दी, अपना रास्ता छोड़ दिया और घर बार में मन ज़्यादा नहीं रुचा नहीं। अच्छा, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करके ही लिखने का रोग लग गया। तो जो बड़ी बहनें थी यानी सबसे बड़ी मंजुल और उसके बाद में अपनी लेखिका मृदुला, उन दोनों की तरह ये यानी सबसे छोटी बहन अचला भी लिखने लगी। आगे देखिएगा, एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही नहीं चलाया हो लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगार तोड़ डूबी नहीं। अर्थात शादी निभाते रहे, शादी को तोड़ा नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो बस इतना ही काफ़ी है। शादी के बाद में बिहार के एक ऐसे छोटे कस्बे जिसका नाम है डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे। दड़बा मतलब होता है अलग अलग जगहें, अलग अलग रूम, ऐसा आप समझ सकते हैं। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। अर्थात उस शहर में इस तरह का चलन था लेकिन लेखिका ने हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उनकी शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार मतलब अपना आग्रह, अपनी रिक्वेस्ट जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वो भी गुस्सा खा गए और बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों को न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं है। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। सच क्या कि सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। तो वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से व्रत पूरा हो गया, अर्थात स्कूल खोल लिया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। दाखिला मतलब एडमिशन, आप जानते हैं। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका हुआ ही रहा है। अपनी राह खुद तलाशता रहा है, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, अर्थात पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती मतलब मृत्यु के समान बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई। पहला तल्ला मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर इसको बोलते हैं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तो यहाँ लेखिका बता रहे हैं कि इनकी बहन किस तरह से खिसकी हुई है। सब तरफ पानी भरा हुआ और वो कह रही है कि मैं स्कूल पैदल ही जाऊंगी। सब ने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल यानी अच्छा या मुनासिब उचित जवाब न मिलने पर किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वो ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। 2 मील, 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर्स होता है। जैसा हमने कहा था वो बंदी था।
चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, कोई दुख नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि स्कूल बंद होगा। तो उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले, यानी पूरी तरह अकेले, अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस प्रकार से लेखिका ने अपनी बहनों, अपनी दादी, अपनी माँ और अपनी नानी सभी के बारे में इस पाठ में बताया। और जैसा कि आप जानते हैं, पाठ का नाम भी है मेरे संग की औरतें। प्रश्न देख लीजिएगा। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित थी। क्यों? तो लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपनी नानी के बारे में ढेर सारे किस्से अपनी माँ से और अपने नाना आदि से सुने हुए थे, और इसीलिए वो उनसे काफ़ी प्रभावित थे। क्योंकि उनकी नानी की एक विशेषता थी कि वो कभी भी लीक पर नहीं चली। लीक पर चलना अर्थात जैसे पहले के लोग करते आ रहे हैं वैसा ही वो करते जाएं। दूसरा प्रश्न, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी स्वयं सदैव पर्दे में बंद रहती थी, कभी भी किसी से ज़्यादा बातें आदि नहीं करती थी। लेकिन जब उनको लगा कि उनका अंत समय आ गया है, तो उन्होंने अपने पति से अपने किसी दोस्त को बुलाने के लिए कहा, जिनका नाम प्यारेलाल जी था, और वो स्वतंत्रता सेनानी थे। और उनको बुलाकर कैसे कहा कि मेरी बेटी की शादी आप एक आज़ादी के सिपाही से करना। तो नानी का जो आज़ादी के लिए आंदोलन के लिए योगदान था वो बस इतना ही था। तीसरा प्रश्न, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए और लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो यहाँ पर लेखिका की माँ ने परंपराओं का निर्वाह नहीं किया, अर्थात वो घर की बहू थी, लेकिन फिर भी उन्होंने न तो बच्चों को पालन पोषण किया, न घर के कोई काम किए, न रसोई के काम किए, लेकिन फिर भी उन्होंने सबके दिलों पर राज किया। इस कथन के आलोक में हमें पूछा गया है कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, पाठ में बताया गया था कि लेखिका की माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, वो सदैव ईमानदार रहती थी। इसके अलावा एक और बात जो थी उनकी विशेष अंदर, वो ये थी कि वो किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचाती थी, अर्थात चुगली नहीं करती थी। तो सभी लोग इसी वजह से उनका बड़ा सम्मान करते थे और उस तरह से वो सबके दिलों पर राज करती थी। दूसरा प्रश्न, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर का माहौल ऐसा था कि वहाँ पर दादी जो थी वो सबसे हटकर थी, लीक से हटकर के थी। और वो जैसा कि आपको पता होगा, पाठ में हमने पढ़ा था कि जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई थी तो उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान से मन्नत मांगी थी कि मेरी पोतहू के, मेरे पोते की बहू के जो है बेटी होनी चाहिए। और बाद में भी वो इसी तरह के काम करती रही। उसके बाद में आपने देखा होगा कि चोर वाला जो किस्सा था, उसमें दादी ने किस तरह से चोर को सुधार करके एक किसान बना दिया था। तो घर का माहौल इस प्रकार का था कि वहाँ पर दादी जो चाहे वो करे। लोग दादी के बारे में ऐसा भी कहते थे कि दादी का सीधा ही भगवान से तार जुड़ा हुआ और वो जो चाहती है वो कर लेती है। तो घर का माहौल जहाँ पर दादी की चलती थी, महिलाओं की चलती थी, पुरुषों की भी चलती थी, लेकिन मुख्य रूप से दादी और अन्य महिलाएं जो भी उस घर में थी, चाहे वो लेखिका हो या फिर लेखिका की बहनें हो या फिर लेखिका की माँ हो या फिर लेखिका की दादी हो, ये सभी परंपरा यानी कि लीक से हट करके काम करती थी। जैसा पहले के लोगों ने किया होगा वैसे उन्होंने नहीं किया, सब ने अलग हट करके कुछ न कुछ नया करने की कोशिश की है। चौथा प्रश्न देखिए, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। तो जैसा कि हमने पाठ में जाना और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दादी जो थी वो लीक से हट करके चलने वाली थी, परंपरा से हट करके चलने वाली थी। तो लड़का तो सभी लोग मांगते हैं, तो उन्होंने उसी लीक से हट करके चलने की परंपरा के अनुसार लड़की की मन्नत मांगी होगी। इसके अलावा भी प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का यदि कोई और जवाब आपको सूझता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसमें पाठ में हमने देखा है कि कई जगहों पर लड़कियों को उनके पिताजी के द्वारा या उनकी माँ के द्वारा डराए धमकाए या दबाव डालने की बात कही गई है, और अंत में सहजता से उनको साधारण सी बात को समझा करके सही रास्ते पर भी लाते हुए दिखाया गया है। जैसे लेखिका ने एक जगह पर, जब वो कर्नाटक में चली गई थी, तो वहाँ पर एक विद्यालय खोलने की बात आई और उन्होंने फैक्ट्री मालिक पर दबाव डालने की कोशिश की, तो उन्होंने भी क्रोध में आकर के उनको मना कर दिया। यदि वो उनसे आराम से प्यार से बात करती तो हो सकता है कि उनका काम हो जाता। हालांकि बाद में उन्होंने स्वयं ही स्कूल खोल करके बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। इसी प्रकार के और तर्क दे करके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। इस दिशा में हमने देखा था कि लेखिका ने
एक फैक्ट्री के मालिक को समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से बच्चे पढ़ सकते हैं और उनके एजुकेशन ज़रूरी है। बाद में जब उन्होंने फैक्ट्री मालिक ने स्कूल खोलने से इनकार कर दिया तो उन्होंने स्वयं ही स्कूल खोल लिया और वहाँ पर ढेर सारे बच्चों को, उनके स्वयं के बच्चों और अधिकारियों के बच्चों को भी पढ़ाया। 7वां, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। पाठ में हमने देखेगा कि लेखिका की जो माँ है वो झूठ नहीं बोलती थी, सदा सच बोलती थी। चाहे उन्होंने घर का कोई काम नहीं किया होगा लेकिन फिर वो ईमानदार थी और कभी भी एक दूसरे की बातें दूसरे लोगों को नहीं बताती थी, चुगली नहीं करती थी। तो हमने देखा कि लोग उनको बड़ा सम्मान देते थे। तो इस प्रकार से हम जीवन में यदि ईमानदार रहें, सच बोलें और किसी की बातें इधर उधर ना करें तो लोग हमें श्रद्धा के भाव से देखेंगे। 8वां प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं लेखिका और उनकी बहन दोनों ही लेखिकाएं हैं और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति लिखने का कार्य करता है, जो लेखक होता है, कवि होता है, उसको एकांत बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और इसी प्रकार हमने देखा कि पाठ में भी लेखिका की बहन रेणु जो है वो स्कूल गई और अकेले ही पूरे शहर में घूम करके आई। उसी के बारे में लेखिका ने कहा था कि कितना अच्छा उसे लगा होगा कि शहर में कोई नहीं है, चारों तरफ पानी भरा हुआ और वो अकेले घूम रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं उनका व्यक्तित्व है कि वो अकेला रहना या एकांत में रहना पसंद करती हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में ये पाठ पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।